हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सभी साथियों को और सभी बच्चों को नमस्कार। आज चैप्टर नंबर 8 जो अपने पास न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 11th, अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, उसके अभ्यास क्वेश्चनों को अपन देखने वाले हैं और बारी बारी से उनको कैसे जब एग्ज़ाम पेपर हो तो हम उसको कैसे रेड डाउन कर सकते हैं, उसकी एक जो लैंग्वेज होती है प्रॉपर, उस फॉर्मूले को देखेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर में जितने महत्वपूर्ण आपके पास सूत्र हैं, जितने भी फॉर्मूला हैं, उनको आप अच्छे से एक बार मेरे साथ में उनको रिवाइव करते जाओ, जिससे कि आपको इजी होगा कि अपन क्वेश्चनों को कैसे डील करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके समक्ष जो पहला फॉर्मूला है वो आपको दे रखा है बच्चों, अनुदैर्घ्य प्रतिबल। अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या होता है बच्चों? सबसे पहले प्रतिबल को समझो कि एकांक क्षेत्रफल के लंबवत डायरेक्शन में लगने वाला आपके पास जो फोर्स है, जो बल है, उसको प्रतिबल कहते हैं। और अनुदैर्घ्य की बात हो रही है तो ये आपके पास में तनन या संपीड़न हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास F/A। अगर भार लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, mg। और एरिया कितना हो गया? अगर कोई भी वर्ताकार आपके पास सरफेस है तो उसका हो गया πr²। बात करते हैं आयतन प्रतिबल की। जब किसी द्रव को आप किसी भी पदार्थ को जब आप किसी द्रव में या पिंड या पदार्थ को आप द्रव में या द्रव्य को आप जब द्रव में डुबोते हो या जल में डुबोते हो तो जल के द्वारा उस द्रव के ऊपर क्या लगता है, दाब लगता है। तो उस दाब में परिवर्तन होता है, तो उसको आप क्या करते हो, आयतन प्रतिबल। ये हो गया। फिर बात करते हैं अनुदैर्घ्य विकृति की। तो विकृति क्या होती है बच्चों? कोई भी पिंड है उस पे जब आप प्रतिबल लगा रहे हो या प्रत्यारोपित बल आरोपित कर रहे हो तो उसके आकार व आकृति में परिवर्तन होता है, आता है। उसके आकार में परिवर्तन अपॉन उसके प्रारंभिक आकार के अनुपात को आपके अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। अगर विकृति की अनुदैर्घ्य की बात हो रही है तो उसकी लंबाई में परिवर्तन बटा उसका मूल लंबाई आ जाएगा। अपरूपण विकृति क्या होगा? जब भी आप क्या लगाओगे, किसी भी पिंड पे अगर आप प्रत्यारोपित बल आरोपित करते हो तो उसके सम्मुख जो फलक होंगे उनके मध्य सापेक्षिक विस्थापन क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास किस में आया, सापेक्षिक विस्थापन उत्पन्न हुआ x तथा उसके मूल लंबाई l के अनुपात को आपका अपरूपण विकृति कहते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये क्लियर हुआ, फिर ये हुआ, अब ये हो गया, देन ये। अब बात करते हैं आयतन विकृति की। तो आयतन विकृति किसी भी पिंड या पदार्थ के आयतन में परिवर्तन तथा उसके मूल आयतन के अनुपात को आपका आयतन विकृति कहते हैं। अब बात करते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक की। यंग प्रत्यास्थता गुणांक अनुदैर्घ्य प्रतिबल तथा अनुदैर्घ्य विकृति का एक अनुपात होता है, उसी को क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। हुक के नियम के अनुसार आपका क्या चलता है, हुक ने क्या बोला, हुक के नियम अनुसार आपके पास हुआ कि प्रतिबल आपका समानुपाती होता है विकृति के। यस और नो, यही बात है ना बच्चों, प्रतिबल आपके विकृति की। अब बात करते हैं अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, इसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। देखो जब भी इसमें या अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक के अंदर आपके पास में अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को क्या बोलेंगे, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक कहेंगे। इसको जी से डिनोट किया जाता है, F/A। और ये आपके पास हो जाएगा थीटा। थीटा आपके पास अपरूपण विकृति है जिसको अपन लिखते हैं x/L। तो x नीचे रह गया, L आपका ऊपर चला गया। अब बात करते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की। तो इसमें जब भी जलीय प्रतिबल इस पर आरोपित किया जाता है उसके आयतन में कमी होती है, इसलिए इसको नेगेटिव साइन से भी डिनोट किया जाता है। ये आपका नेगेटिव, और P क्या हो गया आपका जलीय प्रतिबल और उसके आयतन में विकृति हो गई। ठीक है, इन दोनों के रेशियो को आपको ये डिफाइन कर देंगे। फिर बात करते हैं संपीड़ितता की। संपीड़ितता आपके आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता या अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक के बीच में एक संबंध है, वो आपके पास है 9 यंग प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू 3/G। जी बोलता है दृढ़ता गुणांक या अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक और इक्वल टू 1/B। ऐसे करके आपके पास तीनों ही गुणांकों के मध्य में एक संबंध है। बच्चों ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जब आपके कहीं भी अगर आपको नीट वगैरह में या जब भी आप नेक्स्ट ईयर जब आप एग्जाम दोगे बच्चों, देन उस टाइम आपके ये फॉर्मूला आपके यूज होगा और उस टाइम इसको आप अच्छे से चीज़ों को, या कोई भी जब आपके प्रॉब्लम आएगी या इंटरलेशन आपको देगा उसमें काम आ जाएगा। फिर बात करते हैं खींचे गए तार में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है।
स्थिर ऊर्जा क्या होती है? देखो, आपको जो प्रतिबल है उस वो लगाने पर आपको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और कार्य किया गया कार्य आपकी ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो वो आता है हाफ प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। और अगर एकांक आयतन में आपको स्थित ऊर्जा पूछे तो वो आपके पास आ जाएगी। देखो, आयतन को आप इससे डिवाइड कर देते हो जाएगा हाफ इंटू यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर। जब आप यंग प्रत्यास्थता गुणांक की वैल्यू इसमें विकृति की वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा U इक्वल टू हाफ प्रतिबल का स्क्वायर अपॉन यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इस तरीके से करके आपके पास सारे के सारे फॉर्मूले आ गए हैं। तो आप बच्चे एक बार इन सारे फॉर्मूले को आप अच्छे से इसको चीज़ों को एक बार अच्छे से नोट कर लो। तुम चाहो तो एक पेन कॉपी लेके जिसमें प्रॉपर आप अभ्यास क्वेश्चन करोगे उसमें इन सभी फॉर्मूले को राइट डाउन भी कर लो। एक सेकेंड। हाँ जी भैया। ओके, अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। होप सो कि सभी बच्चों ने सारे के सारे फॉर्मूले वगैरह अच्छे से रीड कर लिए होंगे। अब बात करते हैं तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की। और अभी अपन सबसे पहले वो फॉर्मूले करेंगे जो जस्ट आपके, जो वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो जस्ट फॉर्मूले बेस्ड होंगे आपके, ठीक है। तो अपन चलते हैं आपके लास्ट वाले क्वेश्चन को सर्वप्रथम लेंगे, और ये आपके एनसीईआरटी का 16 क्वेश्चन है, और अपन इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको टैब को इधर रख लूँ मेरे पास जिससे कि मैं क्वेश्चन को देख पाऊँ। ओके बच्चों, अब तुम समझो। ये हो गया। अध्याय 8 ठोसों के यांत्रिक गुण। इसमें क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको शो किया है, और एनसीईआरटी के रिगार्डिंग बात करती है क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है। हाँ भाई, सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी एनसीईआरटी की बुक को अपने पास में रखेंगे, और जैसे जैसे मैं चीज़ों को डिक्टेट कर रहा हूँ ना, सेम टू सेम आपको वो करनी है। ये क्वेश्चन आपको क्या बोला कि 1 लीटर जल पर दाब में कितना अंतर किया जाए, 1 लीटर जल पर दाब में कितना अंतर किया जाए कि वह 0.10% से संपीड़ित हो जाए। तो सबसे पहले आपको दिया है बच्चों, इसमें क्या क्या आपको गिवन है, दिया है आपके पास आयतन दे दिया 1 लीटर, ठीक है। और आपके पास भी आपको इस चीज़ का मालूम होना चाहिए, इसके लिए जल के लिए संपीड़ितता का मान होता है 2.2 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 10% संपीड़ित किया जा रहा है, तो इस चीज़ को अपन क्या करेंगे देखते हैं।
तो यहाँ पे अपन देखेंगे विकृति का मान जो आ रहा है ये अपने पास सबसे पहले अपन को पता है b इक्वल टू होता है माइनस का p अपॉन डेल v अपॉन v। तो अपन को सबसे पहले डेल v अपॉन v की वैल्यू अपन को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, मुझे एक बात बताओ, टोटल आपके इसमें हुआ 0.10%, तो 0.10% को आप लिखोगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा ना। इसको पहले इसका निकालना है, सबसे पहले 10% की इसके अंदर चेंजमेंट आ रहा है, तो 10% तो हो गया आपके पास 100 मिलीलीटर, और उसका भी अगर पॉइंट लगा देती है लगभग 10 आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10 मिली लीटर। क्यों, क्योंकि 10% की बात कर रहा है, तो डेल वी अपॉन वी इंटू 100 जो चेंजमेंट आ रहा है वो आपके पास आया 0., ये। या फिर आप इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हो कि डेल वी में कितना चेंजमेंट होगा वो आएगा 10 इंटू 100 इंटू आपके पास लीटर कितना हो गया 1। यहाँ इसकी बात करेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा 1 अपॉन लीटर, ठीक है, डेल वी हो गया। तो इसमें आपके पास जो टोटल आप क्या करेंगे, अब इसके अंदर आपको चाहिए डेल पी की वैल्यू, मतलब दाब में चेंजमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ से जो डेल पी निकलेगा वो हो जाएगा बी इंटू डेल वी अपॉन वी, और ये आ जाएगा। तो यहाँ से डेल पी बी की वैल्यू आपको दे रखे 2 इंटू 2×10⁹ इंटू ये आया आपके पास 1/10 करके, ठीक है। ये मैंने यहीं पे बता दिया था कि देख लो कितना चेंजमेंट आपके पास आता है। तो इससे जब आप इसको करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, देखो ये बनेगा 1000 में जितना चेंजमेंट हो रहा था वो, और ये आपके 1 लीटर, और ये तो यहाँ पे क्योंकि देखो आपके पास डेल वी का मतलब है 1/1000 जो आपके यहाँ से आ गया, और वी आपको दे रखा है 1 लीटर जो यहाँ से आ गया, तो 1/1000 इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2 10⁹, तो ये हो 10⁻³ यहाँ से जाएंगे तो ये बन जाएंगे -3, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 6 आपके पास पास्कल हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बोलो। ये बोल रहा है कि अगर 1 लीटर जल पर दाब में कितना परिवर्तन किया जाए कि जल कितना संपीड़ित हो जाए 0.10% तक, तो सबसे पहले डेल वी अपॉन वी कितना होगा आपके पास मिलीलीटर, इसको आप कैसे राइट डाउन कर सकते हो, इसको डेल वी अपॉन वी इंटू आपके पास हुआ कितना 100, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये टोटल परिवर्तन आपको ये दे दिया। अब अपन बात करते हैं डेल वी अपॉन ये 100%, इसको आपने किया इतने ये आ गया। अब आप यहाँ से वी आपको दे रखा है, ये चीज़ें आपको दे रखी है, यहाँ से सीधा सीधा आप डेल वी की निकालोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/100 लीटर, और जो वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी। तो कुल मिला के आपके पास दाब में इतना परिवर्तन करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 15 की, प्रश्न संख्या 15। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तांबे के एक ठोस घन का किनारा 10 सेंटीमीटर का है, तो इस पर 7 × 10⁶ पास्कल का जलीय दाब लगाने पर इसके आयतन में संकुचन निकालिए। अब भैया आपसे क्या पूछ लिया, इस बार डेल वी का मान पूछ लिया आपसे, किसका मान पूछ लिया, डेल वी का। तो सबसे पहले आपको देखो क्या क्या दे दी, आपको किनारा दे दिया, ठीक है, तांबे का ठोस, और इसका किनारा दे दिया। तो घन सबसे पहले आपको दे दिया है घन का किनारा, ठीक है। तो घन का किनारा दे दिया आपको, वो दे दिया आपको a बराबर 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में बदलोगे तो ये बन जाएगा 10⁻² मीटर, ठीक है। या फिर इसको आप राइट डाउन कैसे कर सकते हो 0.1 मीटर, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। घन का आयतन जानते हो, घन का आयतन फॉर्मूला बोलो भैया, v बराबर a³ सबको पता है, वैल्यू पुट करो 0.1 का होल क्यूब, तो आपके पास में ये बन जाएगा। देखो
0.1 है इसमें, 1 दशमलव इसमें जब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 3 दशमलव जाएंगे, तो डायरेक्ट इसको बोल दो 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आपके पास इसका आयतन हो गया घन का। अब बात करते हैं, क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि आयतन में कितना परिवर्तन होता है। तो जो पहले जो सिंपल चीज़ें दे रखी हैं, जैसे घन का आयतन निकाल सकते हैं भुजा से, फिर आपको इसमें दे दिया, इसके अंदर दाब दे दिया, जलीय दाब दे दिया, जिसको आप बोल रहे हो प्रेशर, ये दे दिया 7 × 10⁻6 पास्कल। ये आपको दे दिया। बीटा की वैल्यू आपको पता चाहिए। आप देखो तांबे के लिए ये सब आप लोग बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सर ने ये जल के लिए बी की वैल्यू कहाँ से ली। ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ से लेनी पड़ेंगी, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर अलग अलग पदार्थों के लिए टेबल दे रखी हैं, उस टेबल से ही आपको फाइंड आउट करनी होंगी। तो तांबे के लिए बी का मान कितना होता है, ये होता है 140 × 10⁻9 पास्कल। ये आपके पास किसका वैल्यू होता है, देखो ये भी दाब, ये जलीय प्रतिबल वही होगा आपके पास इसका। ये आपके पास बी क्या है, बी आयतन प्रतिबल है, तो इसका मान भी यही आएगा, आयतन गुणांक हो गया, इसका मान ये आएगा। अब आपको क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, यहाँ से आप इजीली सूत्र जानते हो। बी क्या है आपके पास, आयतन गुणांक, तो b बराबर हो जाता है -P/∆V/V करके। यहाँ से अपन को चाहिए कि अपन को सारी चीज़ें दे रखी है, अपन को चाहिए ∆V, तो ∆V चाहिए, तो भैया यहाँ आप राइट बोल सकते हो PV बटे का बटा ऊपर गया और ये हो गया B नीचे। जब B की वैल्यू सबसे पहले तो ये पुट करो, तो आपके पास आयतन में बेसिकली देखे तो क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये तो कंफर्म हो गया। अब इस माइनस साइन को आप लगाओ या मत लगाओ, तो सिंपल सी फॉर्म क्या बनी आपके पास, P क्या है, P आपको दे रखा है 7 × 10⁻6 पास्कल। V आपके पास कितना है 10⁻³ मीटर क्यूब, अपॉन आपके पास B का मान जो दे रखा है टेबल में 140 × 10⁻9 पास्कल। ठीक है बच्चों, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये एक तरीके से देखें तो 7/14 × 10⁻6 तो ये है, एंड आपके पास में ये आ जाएगी। देखो ये 9 पावर आपके पास ऊपर जाएगी, तो 10⁻⁻9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए, और ये बने 2 और 1/2 × आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻6। इसको जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁻6, और ये सब किस में जाएगा आपके पास में, मीटर क्यूब के अंदर जाएगा। ठीक है, और आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, और देखो मुझे एक बात बताओ, एक पॉइंट आपके पास ये भी है, तो ये बन जाएगा आपके पास 13 हो जाएगा। ये कैसे, देखो 9 और एक हुआ 10, और 10 और 3 हुआ आपके पास 13, तो 13 में जाएंगे हो जाएगा 7, ये तो ये हो गए। अब अगर मैं इस पॉइंट को भी हटा लो तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻8 मीटर क्यूब। ये आपके पास ∆V हो गया, कंफर्म। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके पास होगा एनसीईआरटी का 15 क्वेश्चन, पर्सन संख्या 14 संख्या 14। देखो भैया क्या है, कांच के स्लैब पर 10 एटमॉस्फेयर का जलीय दाब लगाने पर उसके आयतन में भिन्नात्मक अंतर की गणना करो। आपको एटमॉस्फेरिक जलीय दाब लगाने पर और कांच का स्लैब दे दिया, उसके लिए आयतन में मतलब ∆V में जो आपके पास चेंजमेंट है वो पूछ रहा है, मतलब आपके पास विकृति की बात कर रहा है, ∆V/V पूछ रहा है आपसे जनरली। तो इसमें आपको क्या क्या दे दिया बच्चे, इसने दिया है आपको प्रेशर दे दिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 m हो गया। इसको आप लिखोगे तो ये होता है आपके 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। फिर आपको बात करते हैं कि कांच की आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा, ये सब टेबल से देखना पड़ेगा। कांच के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बोले तो B का मान, और B आपके पास हो जाएगा 37 × 10⁻9, और ये चल रहा होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। देखो B आ गया, P आ गया, अब सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है
v अपॉन v की वैल्यू। तो इसको आप कहाँ सोल्व कर सकते हो बच्चों, इसको अपन सोल्व करेंगे यहाँ पर। अब b का फॉर्मूला आप जानते हो, b बराबर क्या होता है आपके पास में, ये आ जाएगा p अपॉन डेल v अपॉन v। तो यहाँ से डेल v अपॉन v की वैल्यू आ जाएगी p अपॉन b। तो दोनों को आप रखोगे तो p का वैल्यू अपने पास जो आया था वो आया था 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है बच्चों। ये सॉरी मैंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया, इसको शायद आपको ये दे रखा है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको इम्प्रूव करोगे तो हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा, बस इतना ही चेंजमेंट है। तो रखो भैया, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁵ पास्कल, और ये जो आपके पास आया ये आया 37 इंटू 10⁹ पास्कल। जब आप इस चीज़ को सोल्व करोगे डेल वी अपॉन वी, तो ये देखो ये कैलकुलेशन पार्ट है, आप इसको जब सोल्व करते हो रफली इसको सोल्व कर लेना, आएगा 2.70 इंटू 10⁵ ठीक है। अब इसकी कोई ये क्या होगी आपके पास विकृति होगी, विकृति की कोई पर्सनल क्या नहीं होती आपके पास, बीमा नहीं होती है। तो आपके पास जो भिन्नात्मक अंतर आया ना वो आपके पास ये आया, और एक संख्यात्मक मान। अब बात करते हैं कि परसेंट में कितना परसेंट होगा ये, ठीक है। अगर इसके परसेंट की बात करें तो कितना परसेंट होगा, अपन उसको निकाल सकते हैं ऐसे। अगर परसेंट में निकालेंगे तो 100 से, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 100। इसको आप करोगे 2.70 इंटू 10⁻⁻⁵, और ये हो गया 10⁻², तो ये हो गया 2.70 इंटू ये बन जाएगा आपके पास 10⁻⁻3। अब एक बात बताओ, 2 पॉइंट पे तो यहाँ डेसिमल 3 और लगा लो तो ये हो जाएगा 0.00270%। क्लियर, ये आपके पास आ गया कि भिन्नात्मक अंतर की गणना करो कितने परसेंट का चेंजमेंट होता है, वो आपके पास ये आ जाएगा। क्या मैं यहाँ तक ठीक हूँ, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 14 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जल का घनत्व उस गहराई पर जहाँ दाब आपको मतलब P दे दिया 80 एटमॉस्फेयर हो, कितना होगा जल का घनत्व उस गहराई पर कितना होगा जहाँ पर दाब इतना हो। दिया गया है कि पृष्ठ पर जल का घनत्व है, पृष्ठ पर जल का घनत्व आपको दे रखा है बच्चों ये 1.03 इंटू 103 kg मीटर इनवर्स क्यूब। जल की संपीड़ितता आपको दे रखी है, ठीक है, और आपके पास ये पास्कल में, और 1 पास्कल की वैल्यू इतनी न्यूटन में होती है। तो अपन इन चीज़ों को राइट डाउन कर लेते हैं कि अपन को क्या क्या तो गिवन है और क्या क्या अपन को निकालना है। तो चलो भैया, दिया ये बात हो रही है आपके पास 13 की। तो आपको देखो क्या क्या दे दिया उसने। सबसे पहले तो आप बात करो कि वो पूछ रहा है कि घनत्व क्या है। घनत्व क्या होता है बच्चे, द्रव्यमान बटा आयतन, ये चीज़ कंफर्म हो गई, ठीक है। और द्रव्यमान, यहाँ से अगर मैं द्रव्यमान की बात करूँ तो द्रव्यमान तो जल का जितना है उतना ही रहेगा, तो उसमें तो कोई चेंजमेंट आएगा नहीं। और अगर इसी के रिगार्डिंग अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो उसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं है। तो अब यहाँ से जो बेसिक चीज़ें अपन देखने वाले हैं वो रहेंगे कि अपने पास आयतन विकृति कितनी होगी, ठीक है। तो आपके पास जो द्रव्यमान है वो आपका फिक्स है, नियत है। देखो ये है आपके पास रो, जिसको तुम घनत्व कहते हो, ये है आपका द्रव्यमान, और ये है आपका आयतन। यहाँ से मैं अगर द्रव्यमान की बात करूँ तो वो हो जाएगा रो वी। अब इसमें बात करूँ तो ये है तो आपका नियत है भैया, द्रव्यमान में तो कोई चेंजमेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट वैल्यू के, अब अगर अपन इसमें देखेंगे तो चेंजमेंट किन किन में है, रो और वी के अंदर चेंजमेंट है। तो यहाँ से इसको इक्वेशन 1 दे के आप बोल दो समीकरण 1 का अवकलन करने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को तो आयतन में परिवर्तन देखना है। तो देखो भैया क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप किस किस का अवकलन करोगे। जैसे आपने कर दिया फर्स्ट का अवकलन कर दिया तो ये आपके पास हो जाएगा डेल रो, और वी आपका ऐसे कैसे। सेकंड के टाइम में आप क्या कर दोगे, रो को ऐसे कैसे रखे डेल वी, और इक्वल टू कांस्टेंट बोले तो 0, ये आ गया ना। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया इसको इधर ले जाओ, डेल रो इक्वल टू हो जाएगा रो
माइनस के डेल वी। ठीक है, आपको चाहिए डेल वी अपॉन वी, इधर चला गया तो ये बन जाएगा डेल आपके पास रो माइनस, ये माइनस का होगा, इसको दे दो समीकरण दो। चलो इतनी चीज़ हुई आपके पास, क्या इतनी चीज़ें हो गई क्या? ये आपको शो कर रही हैं कि आपके पास जो आपको देखो b का मान भी दे रखा है, p का मान भी दे रखा है, तो डेल वी अपॉन वी आ जाएगा। तो यहाँ से आप चीज़ों को इजीली क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। वहीं पे आप क्या निकाल पाओगे, डेंसिटी भी निकाल पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को रो का मान चाहिए, तो आपके पास आप लेके आओ प्रॉपर कि आपके पास डेल रो कितना आएगा और वो आ जाएगा, तो फिर इजीली इसका भी कैलकुलेशन, क्योंकि डेल वी अपॉन वी आएगा ना, उसको अपन इसके इक्वल रख लेंगे, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू मिल जाएगी रो की। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको क्या गिवन है। आप जानते हैं आयतन, प्रत्यास्थ तथा गुणांक इक्वल टू कितना होता है, b बराबर माइनस के p अपॉन डेल वी अपॉन वी। तो यहाँ से आप इजीली किसकी वैल्यू निकाल लोगे, डेल वी अपॉन वी की। वो कितनी हो जाएगी बच्चों, इसको थोड़ा सा आप इधर कर लो, डेल वी अपॉन वी हो जाएगा आपके पास माइनस का p अपॉन बी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और इसको ले जाके आप वहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से आपके पास क्या हो जाएगा, इस ये दोनों इक्वल, तो माइनस का p अपॉन बी, ये माइनस का डेल रो अपॉन रो, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली डेल रो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। डेल रो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, p रो अपॉन बी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब दाब में परिवर्तन आपके पास क्या है, डेल्टा पी। अगर बात करें तो इसमें दाब में क्या दे रखा है, परिवर्तन तो देगा। तो दाब, इसको मैं क्या कर लूँ, यहीं से ही मैं अगर इसको डेल की फॉर्म में लेके चलूँ तो या पी हो जाएगा, और ये भी आपके पास डेल पी हो जाएगा, तो ये बना आपके पास डेल पी। आपको ये कंडीशन तो उसने क्या कर रखी है, दे रखी है, और डेल्टा पी का मान आप जानते हो, एक एटमॉस्फेयर सतही दाब, तो एक एटमॉस्फेयर होगा, नीचे कितना हो गया आपके पास 80, तो दाब में कितना परिवर्तन आपके पास, डेल रो की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि दाब में कितना परिवर्तन हुआ, 79 आपके पास एटमॉस्फेयर, और इसको बोलते हैं अपन किसके पास, आपको वैल्यू दे रखी है 1 आपके पास पर जल का घनत्व ये है, आपको घनत्व भी दे रखा है, ये तो हो गया आपके पास 79, और घनत्व कितना दे रखा है, देखो एक एटमॉस्फेयर से। तो अब आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो है डेंसिटी की जो देखो डेल पी का मान रख दिया 79। अब अच्छा ये 79 कैसे है, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर डेल पी क्या हुआ। देखो जो जल की गहराई में जाके था वो था 80, और सतह पे कितना हो गया 1, तो डेल पी इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास 79। ये 79 ले जाके अपन यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया 79। फिर आपको डेंसिटी दे रखी है 1013 इंटू 10⁵, 10⁻³ kg दे रखा है, सॉरी। ठीक है, आपके पास ये और 03 1.03 इंटू 10⁻³ kg दे रखा है। अपन बी की अगर बात करें तो बी अपन को दे रखा है 45.8 इंटू 10⁻⁻11। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा डेल रो, और डेल रो की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 4 kg पर मीटर क्यूब। जब आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे तो। ठीक है, अब गहराई पर जल का घनत्व आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ आप लिख सकते हो गहराई पर जल का घनत्व, ये कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू रो प्लस डेल पी। तो सिंपल रो आपको दे रखा है 1.03 इंटू 10⁻³ प्लस आपके पास ये आया, अगर इसको देखें तो ये आपके पास अगर केजी में लेके जा रहे हो इसको, तो केजी मीटर क्यूब की बात हो रही है ना माइनस में, तो इसको आप सिंपल सी बात लिख दो, ये बन जाएगा आपके पास 0.004 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये बन जाएगा दोनों मिला के 1 आपके पास 034 इंटू 10⁻⁻³ kg मीटर क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक डाउट और होगा कि सर
ये आपके पास डेल रो, ये यही क्यों बना? देखो आपके पास 4 kg है, जो सिंपल सा आया वो पहले आपके पास में ये आया। तो अब यहाँ पे 10⁻⁻⁶ था, तो 6 से करोगे तो वो बन जाएगा 0 आपके पास 004 में चला जाएगा। तो ऐसे करके टोटल आपके पास ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 जो अपन ने अभी कंप्लीट किया है, उसमें सिंपल सी बात आपको दे रखी है। ये पूछ रहा है कि जब आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास 80 हो जाएगा तो उस गहराई में जाके आप मुझे बताओ कि द्रव का घनत्व कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले घनत्व की बात करते हैं कि घनत्व अपने पास होता है द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात, तो होता है m/v। और द्रव्यमान क्या होता है? नियत है, तो रो और v का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी नियत होगा। लेकिन अगर अपन बात करते हैं, अपन को तो निकालना पड़ेगा यहाँ पे आयतन गुणांक के साथ में वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अपन को चाहिए क्या कि अपने पास में आयतन में कितना परिवर्तन हुआ। तो इसका क्या कर दो, समीकरण 1 का अवकलन कर दो। अवकलन करोगे तो सबसे पहले वाले का अवकलन डेल रो हो गया इंटू वी प्लस आपके पास रो ऐसे कैसे हो डेल वी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब इसको अपन इधर लेके जाएंगे ये बन जाएगा माइनस का रो डेल वी। तो यहाँ पे डेल वी अपॉन वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डेल रो अपॉन वी। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से आप बच्चे क्या जानते हो कि बी बराबर होता है माइनस का डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन वी। तो डेल वी अपॉन वी का जो रेशियो आएगा वो आएगा माइनस के आपके पास में माइनस का डेल पी अपॉन बी। अब इस एक बात बताओ, समीकरण 2 और समीकरण 3 को ध्यान से देखो। यहाँ पे डेल वी अपॉन वी और ये भी डेल वी अपॉन वी, तो दोनों के दोनों ही टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो माइनस का यहाँ से जो वैल्यू फाइंड आउट होकर आएगी वो आएगी माइनस के डेल पी अपॉन बी और ये आएगा माइनस का डेल रो अपॉन रो। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से इजीली ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखो यहाँ पे अपन को डेल पी पता है। डेल पी कैसे पता है? क्योंकि सतह पर वायु का दाब होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक होता है और जो गहराई में इन्होंने जो दे रखा है P2 वो 80 दे रखा है। तो टोटल डिफरेंस हो जाएगा 80 - 1। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास 79 करके। ठीक है, तो डेल पी का मान आपके पास 79 हो गया। बी का मान आपको दे रखा है, ठीक है, क्योंकि इसने खुद ने दे रखा है 45.8 इंटू 10⁻⁻11 और आपके पास में इसने फिर दे दिया रो की वैल्यू इसने पहले से गिवन दे कर रखी है। तो इन सब को आप रखो और रख के आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में आएगा इस वाले फॉर्मूले में। अब अपन डेल रो इक्वल टू डेल पी रो अपॉन बी, इन सब की डेल पी हो गया अपने पास 79, डेल पी अपने पास कितना हो गया 79 इंटू रो की वैल्यू आई 1.03 इंटू 10⁻³ और ये 3 आपके पास में माइनस का है। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, ये नहीं ये एक सेकंड बच्चों मैं बुक में देख लूँ। ये आपके पास हाँ ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव का 3 है बच्चों। ठीक है, ये आपके पास किसका 3 है, पॉजिटिव का। तो अगर इन दोनों को आप सोल्व करते आता है 4 kg/m3। गहराई पर जल का घनत्व पूछ रहा है तो ये हो जाएगा रो प्राइम इक्वल टू रो प्लस डेल्टा पी। तो आपके पास रो की वैल्यू तो आ गई 1.03 × 10⁻³ और जब आपके 4 kg था, 4 kg को अगर डेसिमल में आप चेंज भी करोगे तो इसको आप ऐसे क्योंकि 3 आपको पावर इक्वल करनी है तभी चीज़ें एडअप हो पाएंगे। तो ये हो जाएगा 0.004 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, 10⁻³ और इक्वल टू जब इनका करोगे 10⁻³ को आप कॉमन ले, दोनों को एडअप होके बन जाएगा 1.034 10⁻³ kg/m3। ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे अपन यहाँ पे और ये देखो भाई, ये आपके पास देखो नीचे दिए गए आंकड़ों से जल के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की गणना कीजिए। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, बी का मान पूछ रहा है जिसमें प्रारंभिक आयतन V1 दे दिया 100 लीटर, दाब में वृद्धि दे दिया आपको, डेल्टा पी का मान दे दिया 100 और पास्कल में चेंज करना हो तो इसको ऐसे राइट डाउन करके कर सकते हैं। और अंतिम आपको मतलब V2 दे दिया और नियत ताप पर जल तथा वायु के आयतन प्रत्यास्थता गुणांकों की भी तुलना कीजिए, एक तो नॉर्मल वायु की और फिर आपके पास जल की भी। सरल शब्दों में समझाइए कि इनका अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आप बी का मान फाइंड आउट करो। देखो आपको क्या क्या गिवन दे दिया इसने आपको, देखो
प्रश्न संख्या 12 और इसने सबसे पहले दिया है V1 दे दिया आपको 100 लीटर, 100 लीटर दिया है, राइट। और आपके पास अंतिम आयतन दे दिया V2 100.5 लीटर। तो आपके पास डेल वी यहाँ से सीधा सीधा फाइंड आउट हो रहा है V2 माइनस V1 विच 100.5 माइनस 100। तो ये आपके पास डेल वी जो आएगा वो आपके पास आ गया 0.5 लीटर। और लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये चीज़ कंफर्म हो गई। अब डेल वी वाला प्रॉब्लम फिनिश। V1 दे दिया आपको, डेल पी दे रखा है बच्चे। डेल पी कितना दे रखा है इसने खुद ने बोला है। दाब में वर्दी आपके पास है 100 ATM और इसको चेंज कर लो 100 इंटू 1 मतलब 0 आपके पास ये आ जाएगा 13 इंटू 10⁵ पास्कल। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1.013 इंटू देखो 10⁵ ये रही 2 पावर ये रहेगा टोटल पास्कल। आपको डेल पी दे दिया, डेल वी दे दिया और आयतन में परिवर्तन आपको डेल वी दे दिया, डेल पी दे दिया। तो यहाँ से सीधा सीधा आप आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जल के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आपको क्या दे दिया बच्चों, B बराबर P बोले तो आपके पास दाब में परिवर्तन डेल P और ये डेल V अपॉन क्या हो जाएगा V। तो V कहाँ पे चला गया आपका ऊपर, V डेल P अपॉन डेल V। तो V बराबर V1 आपको दे रखा है 100 इंटू डेल P आपके पास आया 1.013 टू 10⁻⁷ पास्कल अपॉन डेल वी आपके पास आया 0.5 इंटू 10⁻⁻3। जब आप बच्चे इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा पॉजिटिव पावर 9 ऊपर गया 3 तो हो जाएगा 12। तो ये सीधा सीधा ही होगा और इनकी वजह से कैंसिल आउट होके आएगा। तो ये बन जाएगा 2.206 इंटू 10⁻9 पास्कल हुआ जो आपके पास बी आया। और यह आया था जल के लिए, ठीक है। तथा वायु के लिए आप जानते हो, तथा वायु के लिए बी वायु ये आपको पता होना चाहिए होता है 1 इंटू 10⁵ पास्कल या फिर इसको आप बोल सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक ही बात है। तो अनुपात किस किस का अनुपात लोगे, बी जल और बी वायु का ले लो बच्चों। ये आपके पास आ जाएगा 2.206 इंटू 10⁻9 अपॉन 1 इंटू 10⁵। तो यहाँ से जो आपके पास पावर, इस पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 206 इंटू 10⁻⁴ आपके पास में ये अनुपात आ गया इतना। अब ये देखने पे आपको पता लगता है कि ये अनुपात ये आने का कारण है कि आपके पास देखो वायु होती है ना, वो आपके पास गैस है और गैसों के बीच में द्रव के मुकाबले में जो अंतराण्विक जो स्पेस होता है वो बच्चों बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इन दोनों का अनुपात इतना ज़्यादा है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर अपने पास 12 फिनिश हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न संख्या 11 की बात करेंगे अपन, रिवर्स में चल रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, 1 मीटर अतानित लंबाई के इस्पात के तार के एक सिरे से 0.5 kg का द्रव्यमान बांध कर उसे एक ऊर्ध्वाधर वर्त में घुमाया जाता है। 1 मीटर अतानित लंबाई का इस्पात का एक तार है जो 14.5 kg का द्रव्यमान उस पर बांधकर उसको ऊर्ध्वाधर वर्त में जब उसको रिवोल्व किया जा रहा है, उसको घुमाया जा रहा है, तो वर्त की तली पर उसका कोणीय वेग आपको दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड। तो तार के अनुप्रस्थ
परिच्छेद का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो तार में विस्तार की गणना करो। मतलब लंबाई डेल एल की बात कर रहा है जब द्रव्यमान अपने पथ के निम्नतम बिंदु पर हो। चलो भैया इसको भी देख लो क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि आपके पास में सबसे पहले दिया है तार का द्रव्यमान एम आपको दे दिया, वो दे दिया 14.5 kg। ठीक, उसके बाद में आपको लेंथ दे दी 1 मीटर, एरिया दे दिया आपको, एरिया कितना दे दिया 0. आपके पास प्रॉपर एरिया दे दिया, और वो एरिया कितना दे दिया बच्चों 0. आपके पास 065 और ये दे दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भैया मीटर स्क्वायर में चेंज कर लो तो हो जाएगा 0.065 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। सिंपल। वर्त की त्रिज्या दे दी आपको, ये त्रिज्या दे दी आपके पास r बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे सिंपल डेल एल की वैल्यू पूछा है कि कितना परिवर्तन होगा, और वो भी कंडीशन आपको दे दी कब, जब अपने वो निम्नतम उस पे हो। ठीक है, इस वाले केस के अंदर दे दी। तो इस केस के अंदर अगर देखेंगे तो पिंड का भार तो mg नीचे की ओर, रस्सी में तनाव ऊपर की ओर, और ये जो वेलोसिटीज़ की यहाँ हो गई। अगर कोणीय वेग के साथ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास विस्थापन गुणा कोणीय संवेग, रेखीय संवेग की वैल्यू होती है। ठीक है, अब अगर अपन इसके सॉल्यूशन को देखें तो वर्त के निम्नतम बिंदु की बात करें तो बिंदु पर तनाव, इस पे तो बिंदु पर तनाव लगेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा T माइनस mg। और ये सब बैलेंस किसके द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास जो कोणीय संवेग लगेगा आपके पास में, और उसके अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो यहाँ पे जो कोणीय अभिकेंद्रीय बल लगेगा वो लगेगा देखो वैसे तो होता है mv²/r। तो यहाँ पे अगर जब v की वैल्यू आप रखोगे वैसे क्या होता है mv²/r, और r आपके पास में कैपिटल R की बात हो रही है तो हो जाएगा T माइनस mg। और जब v की वैल्यू आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा r²ω²/r। तो एक r से एक r आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो T माइनस mg इक्वल टू हो गया mr²। ठीक है, जब इसने आपको ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है क्योंकि 2 पाई पर सेकेंड इसने खुद ने आपको वेग दिया है, तो आपके पास इसको 2 पाई पर सेकेंड का आपको क्या दे रखा है ऑलरेडी इसने दे रखा है। तो इसको आप इसमें जब आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उसमें आपका यूज हो जाएगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं आपके यहाँ पर। तो आपके पास क्या आया T माइनस mg इक्वल टू mr²। इसको उधर लेके जाओ, ये बन जाएगा mr² प्लस mg। तो ये बन जाएगा m आपका कॉमन हो गया, r² प्लस हो जाएगा g। सबकी वैल्यू आप पुट करते जाओ, आपके पास जो लंबाई दे रखी है। ठीक है, द्रव्यमान बताओ सबसे पहले। तो द्रव्यमान दे रखा है 14.5, r दे रखा है आपको 1, ω² आपके पास हो जाएगा, आप जानते हो अच्छे से 2 पाई r करके करोगे तो इसकी वैल्यू जो आपके पास फाइंड आउट होनी है, और पर सेकंड बता रखा है इसने, है ना। तो इसको आप इजीली यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो। देखो इसने बोला 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो एक में तो कितना हो जाएगा 2 पाई r, तो r आपके पास 1 है तो 2 दे दिया तो ये बन जाएगा 2 इंटू, और 2 पाई इंटू रेडियस दे दिया 1, और इसका हो गया स्क्वायर प्लस g आपके पास में कितनी बनेगी बच्चों 9.8। क्लियर, तो आपके पास हो जाएगा 14.5, और 2 कितना हो गया आपके पास 4, और 4 का करोगे तो ये बन जाएगा 16 पाई स्क्वायर प्लस 9.8। ये आपके पास में आ गया T। टोटल तनाव हो गया। तनाव बोले तो आपके पास में यही फिलहाल किसका काम करेगा, प्रतिबल का। तो यहाँ से आप जानते हो यंग का प्रत्यास्थ था गुणांक वो कितना होता है y इक्वल टू
प्रतिबल एफ अपॉन ए अपॉन विकृति डेल एल अपॉन एल। तो ये बच्चों आपका कितना बन जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल एल। अब यहाँ से इसको चाहिए डेल एल की वैल्यू, डेल एल की वैल्यू चाहिए तो जाएगा एफ एल अपॉन वाई ए। एफ आपको यहाँ से मिल जाएगा 14.5, 16 पाई का स्क्वायर प्लस 9.8, ठीक है। एल आपको 1 मीटर इसने दे रखी है, अपॉन एरिया जो आपको इसने दिया है वो आपको दे रखा है 0.065 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर इंटू आपके पास यंग मॉड्यूलस आपको जो दे रखा है वो आपके पास आएगा, और ये आपको टेबल से फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस्पात के लिए ये होता है 2 × 10⁻11, ठीक है। तो यहाँ से जब आप डेल एल की वैल्यू फाइंड आउट करके लेके आओगे तो वो आपके पास आ जाएगी 1.86 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास, अब अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। बाकी मीटर में इसको रहने दो क्योंकि अपन एसआई का अभी तक इसमें चेंज करके लेके आए हैं मीटर वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो आपकी स्क्रीन के पास में ये रहा। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको क्या दे रखा है, ये लो आप अच्छे से इन चीज़ों को और देख सकते हो। आपके पास 15 kg द्रव्यमान की एक दृढ़ पट्टी को 3 तारों जिनमें प्रत्येक की लंबाई 2 मीटर से सममित लटकाया गया है। सिरों के दोनों तार तांबे के हैं तथा बीच वाला तार लोहे का है। तो तारों के व्यास के अनुपात निकाले जब प्रत्येक पर तनाव उतना ही आपके पास में रहेगा। तो सबकी कंडीशन दे दी। मुझे एक बात बताओ, पट्टी तारों से सममित है, आपके पास में पट्टी आपके पास सम्मित रूप से इनको क्या किया गया है, फिक्स लेंथ के ऊपर आप सम्मित रूप से लगा के फिर लटकाएगा। तो प्रत्येक पट्टी का भार 1/3 भार वहन करेगा, अलग अलग पार्ट। तो आपको तार का जो व्यास दे रखा है वो त्रिज्या का कितना हो गया, दुगना हो गया। तो यहाँ से इजीली आप यंग मॉड्यूलस से आप इनका क्या निकाल सकते हो, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो कैसे कैसे करोगे, इस चीज़ को देखने के लिए आप क्या कर लो, देखो इसको तो मैं इधर रख लेता हूँ, आप यहाँ लगाओ प्रश्न संख्या 10, क्या लगाओगे, प्रश्न संख्या 10। इसमें आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले बात तो यहाँ लिखोगे पट्टी का भार समान रूप से 3 तारों में वक्त, सबसे पहली बात, ठीक है। और आपके पास क्या दे रखा है, प्रत्येक की लंबाई दे दी, आपके पास 15 kg मतलब इसका द्रव्यमान दे दिया। सबसे पहले तो आपको दे दिया द्रव्यमान, और जो आपको दिया है 15 kg, ठीक है। उसके बाद में पट्टी के 3 तार हो गए, प्रत्येक की लंबाई दे दी, एल आपको दे दी 2 मीटर, ठीक है, और लंबाई आपके पास इक्वल है, राइट। उसके अलावा तो फिर आपको यंग मॉड्यूलस तो डिफरेंट निकालने पड़ेंगे। देखो आपको दे रखा है इसमें तांबे के लिए और लोहे के लिए, 2 के लिए समान होगा, तीसरे के लिए भिन्न हो जाएगा। तो उसका वैल्यू अपन क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ यंग के, ये तो आपके दिया हुआ वाला फैक्टर हो गया, देखिए यंग के प्रत्यास्थ था गुणांक, तो हो जाएगा y इक्वल टू एफ एल अपॉन आपके पास बनता है ये डेल एल ए, ठीक है। और देखो तो अगर आपके 3 तारों से लटकाएगा तो उसका क्या लगेगा, भार लगेगा, वो हो जाएगा mgl, और ये हो जाएगा डेल एल अपॉन ए। तो यहाँ से इजीली आप बच्चे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि सबसे पहले तो जो एरिया है उसको राइट डाउन करो, तो ये हो जाएगा y बराबर mgl अपॉन ए, क्या है बच्चों, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और डेल एल है ही, तो इसको आप कैसे राइट डाउन कर दोगे, ये हो जाएगा mgl और पाई। फिर देखो ये तार दे रखे, तो तारों के व्यासों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसमें क्या कर दोगे आप d,
तो आपके पास ये क्या हो जाएगा d, और बाई 2 का स्क्वायर कर दोगे और ये हो जाएगा डेल एल। ठीक है, तो यहाँ से जो d की वैल्यू आप फाइंड आउट करने वाले हो, तो ये इसमें बनेगा आपके पास एम जी एल, 2 का हो गया 4 ऊपर चला गया, आपके पास बन जाएगा पाई डी स्क्वायर एल। तो यहाँ से आप डी स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ये हो जाएगा 4 एम जी एल अपॉन पाई वाई एल, पाई वाई, और ये एल भी कौन सा चल रहा है, डेल एल वाला, डेल एल। ठीक है, ये डी स्क्वायर हो गया। तो तनाव से आप इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं, तो यहाँ से आप ले लो, आपके पास आया डी स्क्वायर बराबर एम जी एल, और वो भी 4 अपॉन आया पाई वाई डी एल। ठीक है, ये आपका आ गया तनाव एम जी हो गया, लंबाई एल हो गई, खिंचाव आपके पास इसमें डेल एल हो गया। अब यहाँ से जो एक चीज़ समझ में आ रही है वो आ रही है डी स्क्वायर किसके समानुपाती होता है, 1 अपॉन वाई के। तो अनुपात पूछ रहा है, तो डी किसके समान, देखो एम जी एल डी एल ये सब तो फिक्स आएगा सब में, तो डी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रूट वाई के, जिसको आप राइट डाउन कर सकते हो डी बराबर वाई की घात 1/2 या रूट वाई करके। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं अनुपात की बात करूँ तो देखो d1 अपॉन d2 करोगे तो ये चला जाएगा आपके पास में रूट y2 अपॉन रूट y1। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, d1 अपॉन d2 इक्वल टू बन जाएगा रूट y2 अपॉन y1। अब देखो कौन सी चीज़ किस किस चीज़ के लिए है। सबसे पहले आप किस किस का अनुपात निकालना है आपको, तारों के व्यासों का अनुपात, तो तांबे के साथ में किसका, फेरस का निकालोगे। तो पहले डी कॉपर और डी फेरस की बात हो जाए तो यहाँ पे जो बात होगी फिर रूट वाई आपके पास में फेरस अपॉन ये आपके पास बनेगा वाई कॉपर, दोनों के अंदर ऑपोजिट। और ये वैल्यू आपको टेबल से देखनी पड़ेंगी, तो एक सेकंड में देख लेता हूँ इसमें क्या दे रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर। ये आपके पास दे रखा है बच्चों 190 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये दे रखा है। और वाई कॉपर आपको दे रखा है 120 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपको ये करके दे रखा है। क्लियर, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप इन दोनों ही वैल्यूज को आप जब यहाँ पे पुट करोगे इसमें, तो पहले बात हो रही है फेरस की, तो 190 इंटू 10⁻⁹ और यह आ जाएगा 120 इंटू 10⁻⁹। देखो पावर से पावर ये तो कैंसिल आउट हो गई, 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल आउट हो गई, आपके पास बन गए रूट के अंदर 90/12। जब आप इसको सोल्व करोगे तो डी कॉपर अपॉन डी फेरस जो दोनों व्यासों का अनुपात आएगा, ये आपके पास में आ रहा है भैया 1.257 करके आएगा, और नीचे आपका 1, तो डी कॉपर अनुपात डी फेरस जो आएगा वो आएगा 1.257:1। इस तरीके से करके आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। देखो अपन ने यहाँ पे इसमें ऑलमोस्ट अपने पास 16 क्वेश्चन थे। 16 में से अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग आपके पास में अपन कंप्लीट कर चुके हैं। देखो 16, 15, 14, 13, 12, 11 और 10 अपन 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबी हो जाएगी है ना, आज अपन इसको यहीं पे सबमिट करते हैं और कल वाले लेक्चर के अंदर अपन इसका कंप्लीट ब्रीफिंग देख लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।